चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, तो बी से ब्लैक कॉटन और बी से आपका क्या है, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट का प्रोडक्ट होता है, साउथ इंडिया में ये ज़्यादा मिलती है, और इसमें कौन सा मिनरल होता था, मॉन्ट मोरिल्लोनाइट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड होते थे, एग्जाम में आते ही था। ठीक है, आता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। बेसाल्ट एंड ट्रैप, द विंड ब्लोन सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद, तो जो लोएस होती हैं वो आपकी विंड ब्लोन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये वाला, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड Na, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G। तो आंसर क्या है इसका, सी है। आपको मालूम है 1 माइनस Na G गामा W अपॉन 1 प्लस WG। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हालांकि यहाँ पर ये ESC 2018 दिखा रहा है, बट ये भी आपको मालूम है कि बहुत जगह पर ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.7, एक सॉइल है जिसका वॉइड रेशियो आपको 0.7 दिया हुआ है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विद वॉइड रेशियो ऑफ 1.2। सवाल को समझना पड़ेगा सही से। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल हैविंग, अच्छा 0.7 बाद में, और 30 मीटर क्यूब और 1.2 पहले है। ठीक है, तो E1 आपको दे रखा है, V1 आपको दे रखा है, E2 आपको दे रखा है, और V2 आपसे पूछा हुआ है, V2 आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको मालूम है जो मास ऑफ सॉलिड होता था वो कांस्टेंट रहता था, तो आप रिलेशन क्या लगाते थे, V1 अपॉन 1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन 1 प्लस E2। इस फॉर्मूले पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए। 23.18, 23.17, 23.2। ठीक है, तो यही आएगा, केवल वैल्यूज पुट करनी है, केवल वैल्यूज पुट करनी है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल, तो बोरोपिट एम्बैंकमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं कि बोरोपिट से हम लोग सॉइल निकालते हैं और उससे कोई एम्बैंकमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट, लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट्स ऑफ अ सैंड डिपॉजिट आर। मैक्सिमम क्वेश्चन सारे आपके किए हुए हैं, बस यहाँ पर क्या है, उन क्वेश्चंस को, उन फॉर्मूलों को हमें रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है। तो हमें ई मैक्स दिया हुआ है, ई मैक्स नहीं दिया हुआ है क्योंकि डेंसेस्ट है, तो सॉइल अगर डेंसेस्ट है आपके पास, फिर लूजेस्ट है, और फिर नेचुरल स्टेट है, तो सॉइल जब डेंसेस्ट होती है तो वॉइड रेशियो क्या होता है, मिनिमम। तो ई मिनिमम 0.2 है, ई मैक्सिमम आपके पास क्या है, 0.6 है, और नेचुरल स्टेट में जो ई है वो कितना है, 0.4 है। आपसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी, तो ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, केवल फॉर्मूला लगाना है, सभी का आंसर 50% बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल,
ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से। अ सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा बल्क दे रखा है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट W दे रखा है 10%, द डाई डेंसिटी। तो गामा D इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W, 1 प्लस W, क्योंकि गामा बल्क होता था G इंटू 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। इसमें से इतने पोर्शन को हम लोग, यानी कि अगर इस 1 प्लस W को इधर ले जाएं तो राइट साइड में क्या बन जाता था, गामा D। तो केवल वैल्यूज पुट करनी है और सीधा सीधा है 1.1 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। हाँ, तो आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी करते जाइए स्पीड के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही स्पीड ही चाहिए। हाँ, अटेंडेंस भी लगाते रहिए, अटेंडेंस लगाना मत भूला कीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं स्पीड चाहिए, बस आपसे स्पीड में कीजिए जल्दी से। वर्कआउट थ्योरेटिकल मैक्सिमम डाई डेंसिटी, गामा डी मैक्स आपसे पूछा है। वर्कआउट थ्योरेटिकल मैक्सिमम डाई डेंसिटी फॉर अ सॉइल सैंपल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 19%, यानी कि 0.9, ठीक है। आ रहा है इसका आंसर, गामा डी कितना आ गया आपके पास। हाँ हाँ, अटेंडेंस मतलब लाइक, यहां पर नहीं लिखना है अटेंडेंस मतलब लाइक। चलिए 1.7845, क्या बात है, शान मिराज, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमें दिया होता है, तो यानी कि सॉइल में जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है उस समय उसकी डाई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब ये होता है कि अगर एक सॉइल आपके पास है, एक ही सॉइल आपके पास है, ठीक है, और इस समय इसमें जो वाटर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। क्या है, ऑप्टिमम। तो अगर इस सॉइल को ड्राई किया जाए, तो जब हम लोग इस सॉइल को ड्राई करते हैं तो होता क्या है कि वॉइड रेशो कांस्टेंट रहता है। ड्राई होने के बाद भी वॉइड रेशो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। वाटर तो निकल जाता है, वाटर तो निकल जाता है, लेकिन सॉइल पार्टिकल अब अपनी क्लोजेस्ट पोजीशन पर आ चुके हैं, उससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो हम लोग इस वाले वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉइड रेशो होगा वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, एस ई बराबर डब्ल्यू जी से। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना लेकर चलते हैं आप, 1 लेकर चलते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना लेकर चलते हैं, 1। तो 1 इंटू ई बराबर 0.19 इंटू 2.7। यहां से ई की वैल्यू उठा के आप क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। जी आपको दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू आपको मालूम होता है। और देखो क्योंकि ग्राम पर सीसी में है तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी। तो हमें गामा डब्ल्यू की भी टेंशन नहीं है, ठीक है, हमें गामा डब्ल्यू की भी टेंशन नहीं है। तो सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी आपने निकाला है, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मॉइस्चर कंटेंट है और डाई डेंसिटी पूछा है, ऐसा कैसे। अच्छा एक चीज और, कल वो एक स्क्वायर वाली गड़बड़ हुई थी विमल खाई और बोलिए जुआ कैसी। कल देखो एक स्क्वायर की गड़बड़ हुई थी। मैं क्या बोल रहा था, 21 का स्क्वायर मैंने जल्दी से 421 लिख दिया था, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हो, हालांकि सबको आता है, आपको सबको आता है। जैसे 21 का स्क्वायर मुझे लिखना है तो मैं इसे 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो 20 प्लस 1 का होल, तो 20 का स्क्वायर हमें मालूम है 400। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और प्लस क्या, इन दोनों की गुणा का दुगना। तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, तो 441। मतलब ये तो डायरेक्टली याद है, लेकिन मान लो इसी तरीके से आपसे बोला जाए 53 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। 53 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो 50 का कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा।
3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इन दोनों की गुणा का दुगना, तो 50 या 150, 150 का दुगना 300। देख लेना मैं कहीं इसमें भी गड़बड़ ना कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना कहीं इसमें भी गड़बड़ ना कर रहा हूं मैं, ठीक है। 50 का 2500 ही हो गया ना, 3 का 9 हो जाएगा, दोनों की गुणा 50 दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली करने में ही गलती होती है, तो ऐसा कम से कम लिख लो, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए 47 का स्क्वायर बताओ, 47 का, तो 47 को आप क्या लिख लो, 50 माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, तो ये क्या रहेगा 2500, ठीक है, प्लस क्या कर दो आप 3 3 9, और माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये 2509 तो डायरेक्टली रहेगा, और इन दोनों की गुणा का दुगना तो 1.5, ठीक है, तो 1.5 300 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2209 हो जाएगा, है ना, तो ये 2209 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये इस तरह के नंबर के स्क्वायर्स आप थोड़ा सा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं नहीं, अब इतना सोचना तो पड़ता है, पहले ये सब चीजें की जाती थी, अब क्या होता है ना, हम टीचर्स लोग के साथ क्या होती है प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे तो ज्यादा काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट पे तो ज्यादा वर्क करते हैं, बट हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो खत्म होती जाती है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर को ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो कल मैं यही सोच रहा था, बाद में तो मैंने कहा चलो ऐसे भी कर सकते हैं, अब आप में से पता नहीं ऐसे कितने लोग करते होंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये भी एक तरीका है। हाँ, तो जिनके पास जो भी है डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसमें सीधे सीधे भी हो जाता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन चलाई भी कर सकते हो, ठीक है, बिना पेन चलाई भी कर सकते हो। हाँ, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे ना। चलिए अगला सवाल करते हैं इसी बात पर, वो तो आपके ऊपर है, मतलब मेरे दिमाग में तो रैंडम थॉट आया इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा भी किया जा सकता है, नहीं आती कभी कभी छोटी छोटी बातें दिमाग में, बाकी आपके पास और भी अच्छी ट्रिक्स हो सकती हैं, है ना, और भी अच्छी ट्रिक्स हो सकती हैं, तो आप आपको जो भी ट्रिक्स आती है मेरे साथ शेयर कर दिया करो ना, आप मेरे साथ शेयर कर दिया करो, ट्रिक्स जो है उनको आप ऐसा कर सकते हो। देखो ट्रिक शेयर करने का तरीका बता रहा हूं, आप एक पेपर लो, आप एक मतलब उस एक हाथ से लिखते हुए दूसरे मोबाइल हाथ से मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर लो, जो रिकॉर्ड कर लो उस समय बोलते रहो, जो आप कर रहे हो बोलते रहो, और उस छोटी सी वीडियो को आप सेंड कर दो, ठीक है, तो जो भी लिख रहे हो उसको बोलते हुए वीडियो बना लो और सेंड कर दो। चलो अगला सवाल जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, अभी तो आपको कैलकुलेटर ही यूज करना है जल्दी से, अभी तो आपको फटाफट आंसर निकालना है। A soil sample is partially saturated. Its natural water content was found to be 22%. एंड बल्क डेंसिटी गामा बल्क दे रखा है 2 ग्राम पर सीसी, गामा डब्ल्यू की टेंशन नहीं। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65 एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, टेंशन ही नहीं थी फिर भी दे दी तो कोई बात नहीं, 1 ग्राम पर सीसी। द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल, ई पूछा हुआ है, तो गामा बल्क बराबर क्या होता है, जी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। भाई सब कुछ तो दिया हुआ है, गामा बल्क दिया है, गामा डब्ल्यू दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, जी दिया है, केवल कैलकुलेशन करनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, कितना आ रहा है 0.6165, वेरी गुड, ठीक है। देखो सवाल इजी है, प्रैक्टिस केवल इस बात की है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो, कितनी जल्दी डेटा लिखते हो, समझ लो प्रैक्टिस किस बात की है, क्वेश्चन रीड करना है, गिवन डेटा लिखना है, फिर आपने फॉर्मूला लगाकर सॉल्व भी करना है। तो हमेशा नॉलेज की बात नहीं होती है, कंपटीशन में स्पीड की भी बात होती है, क्या होती है, स्पीड की भी बात होती है कि आप कितनी स्पीड से आंसर करते हैं, बाकी सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। जब आप यहां 100 लोगों में कंपीट नहीं कर सकते तो लाखों में कैसे कंपीट करेंगे, ठीक है। तो गलती होगी, सिली मिस्टेक होगी, होने दो, उन्हीं से तो पता चलेगा कि स्पीड के चक्कर में सिली मिस्टेक होती है। तो यहां पर आप बाकी सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, हो जाए गलती हो रही है तो, क्योंकि उसी से हम सीखेंगे कि स्पीड के चक्कर में सिली मिस्टेक कहां होती है, ठीक है, कहां हो रही है।
द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 35%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, द डाई डेंसिटी गामा डी। तो गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई होता है, 1 + ई, ठीक है। और ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई को लिख सकते हैं हम लोग n/1 - n, ठीक है। तो पोरोसिटी से वॉइड रेशो निकालो, वॉइड रेशो यहां पुट कर दो। वैसे हम शायद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते थे, शायद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते थे। गामा डी बराबर क्या है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, और ये हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई n/1 - n। तो ये हो जाता है शायद g इंटू 1 - n इंटू गामा डब्ल्यू। तो अगर इसको याद रख सको तो एग्जाम में 2-4 सेकंड बच जाएंगे, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली याद रख लो तो शायद 1-2 सेकंड बच जाए एग्जाम में, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। और ये भी इनको नजरअंदाज नहीं करना है कि अरे सर एक छोटी सी इतनी ट्रिक से क्या होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं छोटी छोटी ट्रिक एग्जाम में 2-2, 4-4 सेकंड बचाकर ही कभी कभी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो दिलीप बाबू ठीक है। तो भैया एक एक क्वेश्चन की से सिलेक्शन रुक जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रताप जी, तो आप मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ये है 7409970758। पेड बैच के बारे में इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, इफ द सॉइल सैंपल हैज वाटर कंटेंट W 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, वॉइड रेशो 0.75, देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चलो ये तो SE बराबर WG लगाना है, SE बराबर WG लगाना है सीधे सीधे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो कितनी आ रही है वैल्यू, 72% आ रहा है, बट 72% तो ऑप्शन में ही नहीं है। नोटा दबा दीजिए, नन ऑफ दीज। 72% आ रहा होगा, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलीप जानते क्वेश्चन की कीमत चलिए वेरी गुड। A soil sample a soil sample has a shrinkage limit, WS दे रखा है 20%, यानी कि 0.2, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.7। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, पोरोसिटी पूछी है एट श्रिंकेज लिमिट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल क्या होती है, 100% सैचुरेशन में होती है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाता है। और ये जो श्रिंकेज लिमिट होती है बेसिकली क्या होता है, वाटर कंटेंट ही होता है। जी आपको दिया हुआ है 2.7, तो यहां से वॉइड रेशो आ जाएगा। और एक बार वॉइड रेशो आ गया तो n बराबर होता है E/1 + E, ये आपको मालूम है ना, ये आपको मालूम है। आंसर भी आ गया सभी का 0.35। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 0.35 भी आ रहा है, ठीक है, 0.35 भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सहवाग फार्मूला बिमलेश सिंह कह रहे हैं ये सेशन देखने पर बहुत मोटिवेशन मिलता है, बट अगले दिन सब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, अगले दिन नया सेशन आ जाता है। आज ये सेशन है, कल को फिर दूसरा सेशन आएगा। ये सेशन है ही इसलिए ताकि डेली आप क्वेश्चंस करेंगे, डेली मोटिवेशन आएगा और इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा, क्योंकि हर दिन नया सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। बोरियत नहीं होगी, बोरियत नहीं होगी, ठीक है। जो ये सेशन रेगुलरली करेंगे बिना मिस किए, और स्पेशली जो लाइव करेंगे, आप देखना, मतलब जब आप एग्जाम दोगे ना यार, उसके बाद आप एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे, पर्टिकुलरली इन सेशंस के लिए। आप कहेंगे सर ये जो सेशन है ना आपका, जो QRP है, दिस QRP इज गेम चेंजिंग। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, कुछ मास्टर स्ट्रोक कह लो, गेम चेंजिंग कह लो, तो ये जो सेशन रहने वाला है QRP, ये गेम चेंजिंग है।
ये आप में और आपके कॉम्पिटिटर में ये सेशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप इस सेशन के थ्रू हर 15 दिन में जब एक बार सिलेबस रिवाइज करोगे, ऐसा आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं किया होगा कि आप इतने शॉर्ट स्पैन पर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हो, नहीं किया होगा। ठीक है, और यहाँ लाइव आकर बाकियों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, सबसे पहले आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से सवाल पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो एग्जाम में ट्रिकी रहेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, सीसी आपको दिया हुआ है, आपको सीसी दिया हुआ है कितना 1.4, आपको D30 दिया हुआ है 3, D10 दिया हुआ है 0.6। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूज एज सबग्रेड दिस सॉइल इज क्लासिफाइड एज। तो सॉइल को क्लासिफाइड करने के लिए आपको CU की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, अब CU बराबर क्या होता है, CU होता है D60 अपॉन D10, D60 अपॉन D10, और CC क्या होता है, CC होता है आपके पास D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से D60 निकालना पड़ेगा, क्योंकि CC दिया है, D30 दिया है, D10 दिया है। D60 की वैल्यू आप यहां करोगे तब CU निकालोगे। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ ऐसा कर लो कि सर CC की वैल्यू होती है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, CU निकालने की जरूरत नहीं है या D60 निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से निकल जाएगा। चलो ऑप्शन से भी देखते हैं। ठीक है, CU होता है D60 अपॉन D10, हमने क्या कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। दोबारा बताएंगे को बताए, हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी CC इंटू CU। तो देखो D60 से D60 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक रिलेशन मिल गया D30 अपॉन D10 का स्क्वायर। तो एक तो आगे आपसे हो सकता है ये रिलेशन डायरेक्टली पूछ ले, हो सकता है ये रिलेशन डायरेक्टली पूछ ले, तो एक तो ये रिलेशन डायरेक्टली आप याद कर लो। ठीक है, अब यहां से आपके पास CU निकल जाएगा तुरंत, CC मालूम है, तो D30 अपॉन D10 3 अपॉन 0.6, ये वैल्यू आएगी 5, 25। ठीक है, तो 25 अपॉन 1.4 करेंगे, वैल्यू 6 से ज्यादा आ रही है, तो CU की वैल्यू 6 से ज्यादा और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तो CC की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है और CU की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो ऐसे सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड बोलते हैं। तो वेल ग्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, वेल ग्रेडेड। अब आप कह रहे थे जगन्नाथ जी की, ठीक है जी प्रज्ञा जी, देखिए भाई आप जो कह रहे थे ना जगन्नाथ की ऑप्शन से हो जाएगा, बेटा ऑप्शन से नहीं कर सकते आप, ये दोनों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होती हैं, जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होती हैं तभी आप कह सकते हो। केवल CC को नहीं कह सकते कि अगर CC 1 से 3 के बीच में हो और अगर CU की वैल्यू चेक नहीं करते तो वहां B पर टिक नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तब आप नहीं लगा सकते, समझ गए। मिस्टी जी पहले ये वाली बुक कर लीजिए स्टेट AE के लिए, यही लेकिन कम से कम 2 से 3 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 से 3 बार करनी पड़ेगी ये बुक, तब आपको फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, जैसे दवाई होती है ना, केवल एक सेशन एक दवाई खाई और फिर हो गया, ऐसे नहीं है, तो 2-3 बार करो इसको तब। हाँ दोनों चेक करना होगा। हाँ QRP चलता रहेगा, QRP जिंदाबाद, जब तक आप लोग इस सेशन में इंटरेस्ट शो करते रहेंगे ये सेशन चलता रहेगा। LKY जी, FM और सॉइल में दिक्कत हो तो बेटा सॉइल का तो इलाज है, इसी चैनल पर सॉइल की मैराथन क्लासेस हैं विद क्वेश्चंस, वहां से मैराथन क्लासेस देखो और यहां पर क्वेश्चंस करो, नहीं तो विजन बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो विजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सब हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं फटाफट, प्रचार बाद में कर लेंगे। इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल इज 40% एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 12%, ये वाला सवाल हो जाएगा ऑप्शन सही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर लिक्विड लिमिट 40% है तो ये क्या होगा, मीडियम प्लास्टिसिटी होगा या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम वाला एक ही ऑप्शन है, मीडियम वाला एक ही ऑप्शन है, तो बिना सॉल्व के यहां पर डी कर देंगे।
ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या रहेगा, डी डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको आईपी दिया हुआ है 12%, आपको आईपी दिया हुआ है कितना, 12%, ठीक है, और आईपी फ्रॉम ए लाइन कितना होगा 0.73, डब्ल्यू एल माइनस 20, तो 40 माइनस 20, ठीक है भाई। तो इसको कर लीजिएगा आप, कितना आएगा ये 14.6 वैल्यू आएगी, बल्कि ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखो बहुत बार आता है। तो आपका जो आईपी है वो, आईपी जो है वो, जो आईपी है वो आईपी ए से क्या है, कम है। इसका मतलब सॉइल कैसी होगी आपकी, सिल्ट होगी। इसका मतलब सॉइल क्या होगी आपकी, सिल्ट। और जो लिक्विड लिमिट है वो आपकी 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है और 50 से कम है, तो क्या हो गया, मीडियम हो जाएगा। तो आप ऐसे कर भी सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही ऑप्शन था जिसमें मीडियम था, हाँ। डिंपल जी ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए बेटा, ऑर्गेनिक होता है तो साथ में कुछ और दिया होता है। अगर ऑर्गेनिक होता है ना तो कुछ दिया होता है, जैसे हिंट दी होगी, जैसे लॉस इन मास ऑन हीटिंग, जैसा आपको दिया होगा लॉस इन मास ऑन हीटिंग, अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है साथ में तब आप कहोगे ऑर्गेनिक, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो हीट करने पर डिकम्पोज करती है बच्चे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो इनऑर्गेनिक ही बोलेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक ही बोलेंगे, ठीक है डिंपल जी। अगला सवाल, ठीक है, मैराथन देख के आए तो वेरी गुड। बार बार देखिए, वो कहावत सुनाते थे ना बचपन में, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कि बार बार रस्सी के कुएं के उस पर बोलते ना, रस्सी से के बार बार घिसने से तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो फिर ये क्या चीज है। तो स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड, तो कहां से कहां तक होता था, 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन तक। तो 0.2 माइक्रोन मतलब 0.0002 mm, तो 0.2 mm से बड़े पार्टिकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या होता था, टर्बुलेंस होती थी। और 0.002 mm से कम में क्या होता था, ब्राउनियन मूवमेंट, सेटल ही नहीं होगा पार्टिकल, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा, स्मॉलर देन पूछा है, तो स्मॉलर है तो आपके पास आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड ऑन सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू। तो याद रखिएगा 425 माइक्रोन होता है, 425, ये स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर है कि लिक्विड लिमिट के लिए क्या करते हैं, 425 माइक्रोन से पास होने वाली सीप पर करते हैं, तो 0.425 mm हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि 0.002 होना चाहिए, के लिए करते हैं, बट स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर है, उसमें 425 माइक्रोन से फाइन सॉइल के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। अगला सवाल, दिवाकर बेटा छोटे पार्टिकल के लिए बोला है, बड़ा नहीं, छोटे पार्टिकल, छोटे, तो 0.2 mm से बड़े और 0.2 माइक्रोन से छोटे, तो 0.2 माइक्रोन से छोटे हैं तो उसको 0.0002 हो जाएगा ना। सवाल नहीं पढ़ा आपने,
बिल्कुल यार, क्या होता है ना, कोई एक टीचर अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता होता है ना, जैसे मान लो मुझे खाली सॉइल ही पढ़ाना होता तो मैं सॉइल में क्या कर देता, पीएचडी तक कर डालता। बट अभी हमें क्या होता है, एक ही टीचर को जब 10-12 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं तो हम पीएचडी लेवल तक नहीं जा पाते, मतलब हमें हर चीज़ नहीं आती। हमें वो तो आता है कि एग्जाम निकालने के लिए क्या चाहिए, लेकिन हर चीज़ हमें भी नहीं आती, सही बताएं तो ये तो हम भी सीखते हैं आपके साथ। बस हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, ये होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें लॉजिक के परे होती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पे डाउट होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर डाउट है तो आप रिजिट मत हो, कभी भी वहां सीखने के लिए तैयार रहो, बेटर रिसोर्सेज से आप देखो, और यही तरीका होता है चीजें सीखने का। चलिए खैर, अ बैट सैंपल ऑफ सैंड वेइंग 415 ग्राम इज टेकन फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन बाय अ पिक्नोमीटर। ठीक है, तो सॉइल का मास या ठीक है या सैंड का मास आपको दे रखा है कितना, 415 ग्राम, by a the mass of picnometer, the mass of picnometer plus sand plus water, ये आपको दे रखा है 1667 ग्राम, एंड मास ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ वाटर अलोन, यानी कि मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर आपको दे रखा है 1440 ग्राम। एज्यूम जी बराबर 2.67, डिटरमाइन वाटर कंटेंट। आंसर भी आगे स्टूडेंट्स के बहुत बढ़िया 14%। बट देख लो फिर भी कि जो वाटर कंटेंट होता था इसका फॉर्मूला होता था W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4। तो याद है आपको ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, फिर G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मेन है इसमें W2 माइनस W1 क्या रिप्रेजेंट करता है, W2 माइनस W1 क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो W1 जो होता है वो आपके पास खाली पिक्नोमीटर का वेट होता है, और W2 क्या होता है, खाली पिक्नोमीटर प्लस जो सॉइल है वो। तो अगर मैं W2 में से W1 को माइनस करूं, यानी कि अगर मैं यहां से W2 में से W1 को माइनस करूं तो ये क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉइल ही तो मिलेगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है 415, ये सीधे सीधे क्या दे रखी है, W2 माइनस W1 दे रखी है। ये क्या दे रखी है, सीधे सीधे W2 माइनस W1 दे रखी है। आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज W3, व्हाट इज W3, W3 क्या होता है, ये कंप्लीट, और इसमें क्या वाटर, ये आपका W3 होता है, और W4 आपके पास ये होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, ये आपको दे रखी है 1667 इज W3, और ये आपको दे रखा है W4। तो बस ये वैल्यू समझनी है, ये वैल्यू समझने की एग्जाम में यहां पर एक्चुअली डेटा क्या गिवन है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे 415 बटे 1667 माइनस 1440 इंटू 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7 माइनस 1, यहां से आप सॉल्व कर लेंगे W। अगर पॉइंट में आएगी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। हाँ, अभी यहाँ पर आप कैलकुलेटर अलाउ है आपको, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अभी आप चलो कैलकुलेटर अलाउ कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस बहुत कम हो पाएंगे, है ना। तो अभी आप कर लो, लेकिन बाद में जब खुद से करेंगे तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश कुमार सर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, बेटा कैलकुलेटर कर लो। अच्छा सतीश, तुम अपने मुरादाबाद वाले सतीश हो या कोई और सतीश हो, क्यों सतीश आप अपने मुरादाबाद वाले सतीश हो। और बाकी सेशन में भी हर क्वेश्चन को कैलकुलेटर से मत करो, जहां फंसो उन्हीं को कैलकुलेटर से करो, बाकी को बिना कैलकुलेटर करने की कोशिश करो। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सैंपल आर, लिक्विड लिमिट तो WL दे रखा है आपको 65, एंड प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखी है 29। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm। ठीक है, तो परसेंटेज फाइनर आपको दे रखा है 0.002 से कितना है 24। ठीक है, ये दे रखा है आपको 24, और आपसे पूछा क्या एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या होता था IP अपॉन परसेंटेज फाइनर। IP क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है माइनस कर दो,
तो आईपीआर रहेगा, तो 65 माइनस 29/24 सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, ठीक है, कितना करना है, हाँ आईपी अपॉन के लिए फ्रैक्शन, वेरी गुड, तो सी आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा मुरादाबाद वाली वाला का अपना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल इज बिटवीन 4 and 8, सेंसिटिविटी क्या होता था, अभिमन्यु सोनी, बेटा ये मुझे पता नहीं है, एमपीपीएससी का एग्जाम मैंने दिया नहीं है, कोई स्टूडेंट हो तो कंफर्म कर सकता है एमपीपीएससी वाला। और दूसरा, नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन में गिवन होगा कि कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। तो सेंसिटिविटी क्या होती थी, ये होती थी आपके पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमाउल्डेड या डिस्टर्ब्ड सॉइल, सॉरी, ठीक है। और इसके लिए टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके अपने नोट्स में टेबल आप बना लीजिएगा कि अगर सेंसिटिविटी 1, ये रेशियो 1 आता है तो इनसेंसिटिव, 1 से 4 में तो नॉर्मल बात है, 4 से 8 में तो सेंसिटिव, 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 16 से ज्यादा है तो क्विक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्विक, ठीक है। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद है, वेरी गुड। व्हाट इज टफनेस इंडेक्स, इट इज आईपी अपॉन आईएफ, प्रोविडेंट फंड आपको बताया था, प्रोविडेंट फंड आईपी अपॉन आईएफ, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको मालूम है WL माइनस WP, व्हाट इज फ्लो इंडेक्स, तो फ्लो इंडेक्स क्या होता था, इधर वाटर कंटेंट होता था और इधर लॉग ऑफ एन के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते थे, इसका स्लोप फ्लो इंडेक्स होता था, है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ बड़ी देर में रिप्लाई किया सतीश, मुरादाबाद से आज ही आपके ऑफिस गया था, हाँ आप आए थे ऑफिस, मुझे मालूम। हाँ ऑब्वियस सी बात है, सॉले का मतलब खराब सॉइल है, जैसे एक्सकेवेट करोगे उसकी शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास, क्या आंसर होगा इसका, तो आपको ट्रिक बताई थी एमटीडी, एमटीडी प्लस प्लस माइनस माइनस, वो एमडीएच वाले 20 पतामा चले गए ना, एमडीएच वाले बाबा चले गए ना शायद कुछ दिन पहले। एमटीडी, तो मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर पॉजिटिव प्लस माइनस हो सकता है, और डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मेनिस्कस एडिटिव और डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होता है आपका, सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टेम्परेचर की बात ही नहीं की है, तो आंसर सी। अगला सवाल, ठीक है। हम उन्हें भीष्म पितामह बोलने लगे थे कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इतने समय से उनको ऐसे ही देख रहे थे ना एड में। चलिए
नहीं निर्मल बाबा, तुम कृपा बनाए रखना। चलिए अगला सवाल। एक्चुअली जब ये ट्रिक याद करता हूँ ना एमटीडी, तो वो उस ध्यान में आ जाता है। अब पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो पिक्नोमीटर के थ्रू आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल when roll into threads 3 mm in diameter is known as। क्या आंसर होगा इसका? बी होगा, प्लास्टिक लिमिट इसी को बोलते हैं। अगला सवाल, given that plasticity index of local soil is 15 and plasticity index of sand is 0, तो जो सॉइल दी हुई है इसका आईपी आपको दिया हुआ है 15 और सैंड का जो आईपी है वो है 0, और हमें एक सॉइल बनानी है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो 6, द परसेंटेज ऑफ सैंड इन द मिक्स शुड बी। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे, x% मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 0 एंड अपॉन समेशन कितना 100। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 60% आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है 60, तो 60% शुड बी दी आंसर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil has liquid limit of 70%, plastic limit 30%, it has a natural moisture content 50%, the liquidity index IL, liquidity index बताना है। लिक्विडिटी इंडेक्स, तो IL बराबर क्या होता था, WL माइनस W अपॉन WL माइनस, उल्टा बोल गया क्या, ये आपका हो जाता प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, क्योंकि लिक्विड लिमिट में प्लास्टिसिटी इंडेक्स आती है, प्लास्टिक लिमिट आती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स में प्लास्टिक लिमिट नहीं आती है। ये तरीका आपको याद करने का बताया था। ठीक है, अब अगर मैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलता, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो उसमें अपॉन में आईपी रहता WL माइनस WP, बट ऊपर हो जाता फिर आपके पास क्या WL माइनस W, और इन दोनों का समेशन निकालोगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, है ना। तो वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर पाइए, सब कुछ आपको दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। कितना आ रहा है आंसर, 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका। हाँ, और अगर ये भूल जाओ 1% भूल जाओ तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और इसको 1 में से माइनस कर दो तो अभी आ जाएगा, जैसे आपको मर्जी वैसे कर लो, वैसे कर लो। अगला सवाल, हाँ गड़बड़ हो जाती है, इसका तरीका यही था, तरीका इसका यही था याद करने का कि लिक्विडिटी लिमिट में जैसे अगर गड़बड़ लिख भी दो ना फॉर्मूला, जैसे मैं अभी गलत लिख रहा था, मैं क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP, जैसे ही गलत लिखो ना तो ये समझ लो ये लिक्विडिटी इंडेक्स है, तो इसमें ऊपर लिक्विड लिमिट नहीं आता है। आपको ऐसे याद रखना है कि लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट ऊपर नहीं आता, नीचे तो आएगा आएगा,
नीचे तो आईपी है, नीचे तो क्या है, ये आईपी है। तो यहां से याद रखो, यहां लिक्विडिटी इंडेक्स है, इसमें ऊपर WL नहीं आता, इसका मतलब ये गलत है। अब अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, तो सही बनेगा डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर क्या है, WL माइनस WP। तो यहां पर एक जैसा बनना चाहिए, तो यहां पर WP माइनस हो रहा है तो ऊपर भी WP ही माइनस होगा। तो आप इस तरीके से भी, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, L के फॉर्मूले में L ही नहीं आएगा, बस इसको याद रखो तो गलती नहीं होगी। ये देखिए देवेंद्र सर, वो सैंड वाला समझ नहीं आया बेटा। एक ये एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, ये मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप केमिस्ट्री से भी याद करते आ रहे हो, केमिस्ट्री से भी याद करते आ रहे हो कि अगर ये दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इसका अमाउंट अगर Q1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका अमाउंट Q2 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है C1Q1 प्लस C2Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो ये मिक्स की प्रॉपर्टीज निकालने के लिए होता है, किसी भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने वहां पर कर लिया कि C1 क्या, एक तरीके से परसेंटेज। ठीक है, तो x इंटू आई x1 I1 प्लस x2 I2 अपॉन x1 प्लस x2, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव, तो आपको बोला था S से सैंड होता है और S से 6 होता है, तो सैंड के लिए Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा होती है। सिंपली कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड, बिल्कुल मयंक चौधरी ये भी कह सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड है। हाँ, सीवेज मिक्स विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट में भर भर कर क्वेश्चन होते हैं, चाहे BOD निकालना हो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालना हो, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था E मैक्स माइनस E मिनिमम अपॉन, E मैक्स माइनस E मिनिमम नहीं, E मैक्स माइनस E अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम। अब सिंपल सी बात है, वॉइड रेशियो क्या होगा, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वॉइड रेशियो क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो जहां पर वॉइड रेशियो मैक्सिमम है वहां पर डेंसिटी क्या आएगी, मिनिमम। और जहां पर वॉइड रेशियो मिनिमम है वहां पर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां देखो ऊपर क्या बनेगा, रो माइनस रो मिनिमम, और यहां क्या होगा, रो मैक्स माइनस रो मिनिमम। तो रो माइनस रो मिनिमम, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो डिनोमिनेटर में रो इंटू रो मिनिमम, रो मिनिमम, रो मिनिमम रो मिनिमम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे आप इसे, है ना, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, याद रख सको तो, याद रखने से तो कुछ बढ़िया है ही नहीं। देखो सिंपल सा यहीं से मालूम चल जाएगा, ये रो यहां जाएगा, ये रो मिनिमम यहां जाएगा, तो रो माइनस रो मिनिमम, नीचे क्या होगा, रो मैक्स माइनस रो मिनिमम। तो यहीं से मालूम चल गया कि ऊपर रो माइनस रो मिनिमम होगा, साथ में ये जो डिनोमिनेटर में पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा आएगा, तो वो एक्स्ट्रा ये रहा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल इफ इट्स लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन। तो हाईली कंप्रेसिबल के लिए लिक्विड लिमिट क्या होनी चाहिए, 35%, हाईली के लिए 50 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, याद होने से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, देखो याद से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, अपने यहाँ अगर कोई कंपटीशन निकालना है तो रट्टू तोता बनने से बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद जितना कर सकते हो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, एग्जाम में टाइम बचेगा। और याद करने का तरीका है, क्वेश्चन बार बार करो, सेम क्वेश्चन जितनी बार करोगे उतना अच्छा है।
इसलिए हम कहते हैं कि अगर यूथ वाली बुक भी कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन करो, तो उस किताब को 2 से 3 बार कम से कम करो, ताकि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट अ सॉइल हैविंग लिक्विड लिमिट ऑफ 20%। जब लिक्विड लिमिट 20% होगी तो फिर तो आपको आईपी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं, अच्छा लिक्विड लिमिट 20% है और प्लास्टिक लिमिट 15%। हाँ ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा वो। तो इसका आईपी क्या आ रहा है आपका, 20 में से 15 क्या सीधे सीधे 5% आ रहा है। ठीक है 5%। अब इत्तेफाक है कि इसका फिर से सी आ रहा है आंसर, इसका फिर से सी आ रहा है। और ए आईपी ए लाइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 20% पर है। 20 माइनस 20 जीरो है। आंसर फिर से सी है, CLML, छोटे लाल मुन्ना लाल, छोटू लाल मुन्ना मुन्नो लाल। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। तो सिल्ट का साइज भैया कहां से कहां तक था आपका, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। कोई बात नहीं, नजर के टीके हैं ये, लगने दो। वैसे भी अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता, अब इन सब मोह माया से हम बहुत ऊपर हो गए हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल, पिछला तो डी ही था ना, मैंने सी लगा दिया। डी तो है बालक, डी ही तो बताया है, डी ही तो बताया है। क्यों सी लगा रहे हो, डी है ना, पिछले का तो डी है, सी कहाँ है। जबरदस्ती, कुछ भी कुछ भी। अब इतना भी तुक्का मत लगा कि सवाल ही नहीं पढ़ रहे। अगला सवाल, अ सॉइल हैज द लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। लिक्विड लिमिट 60%, तो हाई होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। एंड प्लास्टिक लिमिट जो है वो आपके पास कितना है, 20 है। तो आईपी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देन आईपी ए लाइन से निकालो, 0.73 इंटू 60 माइनस 20, तो 0.73 इंटू 40। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू आईपी से तो कम ही होगा, क्योंकि 40 को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हमारा जो आईपी है वो आईपी ए लाइन से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये क्ले है। तो अगेन आपका आंसर फिर से सी हो गया, फिर से क्या हो गया, सी। अब यहां पर देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में आपने 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। मल्टीप्लाई में 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना आपने, ये सीधे देखो ना, ये 40 है और ये 40 को इसके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही, तो 40 से कम ही आएगी ना वैल्यू, तो मल्टीप्लाई काहे करना, क्योंकि हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं, तो सॉल्व भी मत करो, बल्कि इसको भी मत लिखो, यहीं से देख के मालूम चल जाएगा, यहीं से देख के मालूम चल जाएगा। अगला सवाल, सर प्लास्टिसिटी चार्ट समझा दीजिए। सिविल अभियंता जी, बेटा इसके लिए आप क्लास देखो, मैराथन क्लास पढ़ी हुई है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को वहां से पढ़ डालो, उस टॉपिक को वहां से पढ़ डालो। ठीक है, वो आपके लिए बना के रख रखी है सारी क्लासेस, जिस जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस क्लास को उठाओ, वहां से पढ़ लो। कुछ लोगों को दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो क्लास के एंड, चलो क्लास के एंड में समझा देंगे, है ना, नहीं तो रिदम खराब हो जाएगा। या चलो छोड़ो, समझा ही देते हैं।
चलो रहने तो, समझा ही देते हैं। देख लो इधर, अगर बच्चों को दिक्कत है तो देखो इधर। देखिए भैया, इधर क्या होता है, इधर हम लोग बनाते हैं आपका आईपी, और इधर होता है लिक्विड लिमिट। यहां से एक लाइन प्लॉट करते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन। ये चार्ट बनाया था ए कैसा ग्रांडे ने, ए कैसा ग्रांडे, अटरवर्ग नहीं, ए कैसा ग्रांडे, तो उसके नाम पर ही लाइन है ए लाइन। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है आई पी इज इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन होती है 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 20। तो ये लाइन कहां से स्टार्ट होती है, 20 से स्टार्ट होती है, 20 से स्टार्ट होती है, समझ गए। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि आपके पास दो आईपी होते हैं, एक होता है आईपी प्रैक्टिकल, जो आईपी आप कैलकुलेट करते हो। एक आईपी हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है, आईपी कैलकुलेटेड, तो ये आपके पास आता है WL माइनस WP, ठीक है। और एक आईपी होता है आपके पास आईपी ए लाइन, कहां से मिलता है, आईपी ए लाइन से मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि सॉइल क्ले है या सॉइल सिल्ट है। तो अगर आईपी ए लाइन से बड़ा है तो इसका मतलब होता है कि सॉइल जो है वो क्ले है, और अगर आईपी ए लाइन से छोटा है तो इसका मतलब है सिल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सॉइल आपकी इस रीजन में है, अगर सॉइल आपकी इस रीजन में है, डेटा से भी समझा देंगे, पहले बता दें। अच्छा वहीद सारंग जी हैं आप, वहीद सारंग जी, ठीक, ठीक है। तो अगर यहां पर ये जो रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है आपके पास क्ले, और ये रीजन होता है आपका सिल्ट, ठीक है, सिल्ट। ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्ले है या सिल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर इसी डेटा में देखें, इसी क्वेश्चन में हम लोग, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सॉइल टेस्टेड इन द लैब इंडिकेट्स इज लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 60, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही दे रखा है सीधे सीधे। यहां पर तो हमें सीधे सीधे पिछला वाला सवाल का डेटा लेते हैं, इस वाले सवाल का डेटा देते हैं। देखो हाँ, कश्मीर के भी काफी स्टूडेंट हैं अपने इस समय, मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम पे बहुत बच्चों के। देखिए ध्यान से, तो लिक्विड लिमिट दिया था 60, लिक्विड लिमिट दिया था 60 और प्लास्टिक लिमिट दिया था 20। तो इन दोनों का डिफरेंस 40 आ गया, ये आ गया आईपी। ये आपका क्या आया, थ्योरी प्रैक्टिकल से आया। फिर हमने निकाला ये ए लाइन से, ए लाइन की इक्वेशन है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20। तो यहां से इसको सॉल्व कर लिया। तो 0.73 इंटू 40, क्या वैल्यू बताई थी आपने इसकी, 0.73 इंटू 40, ये वैल्यू आई थी 29.2। तो इस वैल्यू को आप लिख लो 29.2। अब मुझे आप बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो आईपी जो है वो आईपी ए लाइन से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि सॉइल क्ले है, इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया सॉइल क्ले है। जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हो गया कि सॉइल क्ले है। अब इसकी प्लास्टिसिटी, विक्रांत गलत बात, गलत बात, ठीक है। अब इसकी प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे जोन को, इसके पूरे जोन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वैल्यू होती है 35 और ये वैल्यू होती है 50, ठीक है, ये वैल्यू होती है 50। तो देखो अगर लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है, अगर इस रीजन में है, तो हम बोलते हैं हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी या हाई प्लास्टिसिटी। अगर वैल्यू 35 टू 50 के बीच में तो बोलते हैं इंटरमीडिएट, और 35 से होता है कम तो बोलते हैं लो, क्या बोलते हैं, लो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो लिक्विड लिमिट कितना है तुम्हारा 60, लिक्विड लिमिट क्या है 60, यानी कि कहां है 50 से ज्यादा है। तो पहले तो हमने डिसाइड किया कि सॉइल हमारी क्या है क्ले,
फिर हमने कहा ये हाई है, तो क्या हो गया, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया CH। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि लिक्विड लिमिट 20 से कम है, लिक्विड लिमिट आपकी क्या है 20 से कम है, तो उसके लिए ए लाइन डिफाइंड नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, ये एक रेंज होती है 4 से लेकर 7 के बीच में। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में आती है तो आपकी जो सॉइल होती है वो छोटू लाल मुन्नू लाल CLML होती है, मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी किले और सिल्ट का मिक्सचर होती है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बाकी आप मैसेज करते रहते हो, मैं पढ़ता रहता हूँ आपके टेलीग्राम पर मैसेज, आपको रिप्लाई भी किया मैंने, ठीक है। एक स्टूडेंट है कश्मीर से, सोबिया जी, तो उन्होंने एक मैसेज किया, मतलब पढ़ रही हैं वो, तो उन्होंने मेरे को मतलब ना बड़े भाई की तरह से काफ़ी अच्छा उन्होंने, मैं मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था मैसेज पढ़ के। उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दी, मतलब एक होता है ना बड़े भाई के लिए जिस तरीके से शब्द होते हैं उस तरीके से उन्होंने मेरे को लिखा, बहुत अच्छा। मतलब मैं जो उन्होंने शब्द लिखे मैं पढ़कर काफ़ी मतलब वास्तव में इमोशनल हो गया कि हाँ मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है। खैर अब देखो, अगर हम लोग इस चीज को इसी क्वेश्चन में लगाएं तो अ सॉइल टेस्टेड इन द लैब इंडिकेट दैट इट्स लिक्विड लिमिट इज 60%, तो WL 60% है एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अब यहां पर प्लास्टिक लिमिट नहीं दी हुई, सीधे सीधे प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही दे दिया आईपी की वैल्यू 30, तो आईपी कैलकुलेट नहीं कर रखा, आईपी आपको दे रखा है। वही जी, वहीद नारंग या वहीद सारंग ऐसे करके कुछ प्रोफाइल था, उससे आया था, उससे आया था, ठीक है। ठीक है चलो, तो WL 60%, IP 35, तो यहां से अगर आप IPA लाइन से निकालोगे, IPA लाइन से निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.73 WL -20। नहीं अभिषेक पांडे जी बताना नहीं पड़ेगा, बट होता है ना कि वहां पर मतलब कई बार होता है कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि उस समय पढ़कर एक आप एक अलग तरह के इमोशंस में पहुंच जाते हो, है ना। लाइक होता है ना, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, लेकिन जब वो छोटे भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो अपने इमोशन नहीं दिखा पाते, लेकिन भाई बहन बहुत प्यार करते हैं। तो सोचो आपकी छोटी सिस्टर है आपकी, बट वो स्टिल मान लो बीटेक कर रही है, बीटेक कर चुकी है, आपकी छोटी बहन है, और आपको, आप उसके बड़े भाई हो और आपको वो कुछ बोलती है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो उसी तरह की फीलिंग्स कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए IPA लाइन इज इक्वल टू 0.73 इंटू WL -20, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो IPA लाइन से निकालिए तो 0.73 इंटू कितना हो जाएगा 60 -20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो अभी हमने सॉल्व की थी, ठीक है, तो कितना आ रहा था ये वैल्यू आपके पास 29.2 आ रही थी। अब इस बार आपको IP इससे क्या दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो अगेन क्योंकि IP जो है वो IPA लाइन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉइल आपकी अगेन क्या हो गई, किले हो गई, अगेन किले हो गई, पहली बात तो। दूसरा, इसका लिक्विड लिमिट कितना है 60 है, 60 50 से ज्यादा है तो हाई हो गया, तो CH हो गया, तो क्या हो गया CH हो गया। ठीक है चलिए, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है, मेघा जी समझ में आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अब प्लास्टिसिटी चार्ट समझ में आ गया, प्लास्टिसिटी चार्ट अभी समझ में आ गया आपको।
चलिए अगला सवाल कीजिए। थोड़ा सा ये डायग्राम इतना बड़ा बना दिया इसका कि आपको, चलो ऑप्शंस बाद में देख लेना, पहले क्वेश्चन कर लो, ऑप्शंस बाद में देख लीजिएगा। इस तरह मेरा माइनस क्यों, -1 क्यों, गलत कर दिया था क्या? ए लाइन से ऊपर किले और नीचे होगा तो सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल हो सकती है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अलग से हिंट देगा, जब तक ऑर्गेनिक सॉइल का हिंट ना दे तब तक नहीं करना। हाँ फुटपाथ वाली टाइल्स बना दी है बेटा। IP25 आएगा नहीं, IP इज डायरेक्टली गिवन, IP आपने कैलकुलेट नहीं करना है। आप लोग क्या कर रहे हो, IP कैलकुलेट कर रहे हो मेरे ख्याल से। सवाल में ध्यान से पढ़िए, दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस 35 इज बेसिकली प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नॉट प्लास्टिक लिमिट, नॉट प्लास्टिक लिमिट। आपने क्या कर दिया होगा, 35 को प्लास्टिक लिमिट मानकर सॉल्व कर दिया। दिस इज नॉट प्लास्टिक लिमिट, दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तभी यहां पर IP35 लिखा है। हाँ अगर ये प्लास्टिक लिमिट होता तो आपका फिर MH हो जाता। सोचो इसी सवाल में, अगर इसी सवाल में आपका ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP35 ना देकर अगर WP35 हो जाता, देन आपका जो IP होता वो 60 - 35 बराबर 25 हो जाता, एंड इन दैट केस आपका जो आंसर होता वो क्या हो जाता, MH हो जाता। तो एक सवाल में 2 सवाल हो गए। ठीक है भाई जी, मैं देख लूंगा, ठीक है क्लास के बाद में आपका मैसेज। चलिए अगला सवाल। तो हाँ ये हो गया। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सवाल पढ़ लेते हैं। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है। फॉर द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट सेटअप शोन इन द फॉलोइंग फिगर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। एल दे रखा है, एरिया दे रखा है, कांस्टेंट हेड डिफरेंस दे रखा है, वाटर कलेक्टेड दे रखा है, समय दे रखा है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी यानी कि परमेबिलिटी पूछी है। तो Q बराबर क्या था, KIA। Q इज इक्वल्स टू क्या लगाना है आपने, सिंपल सा KIA। Q को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम इनटू K। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा हेड लॉस डेल्टा H, हेड लॉस डेल्टा H अपॉन L इंटू A। तो जो K की वैल्यू हो जाएगी वो रहेगी VL अपॉन TA डेल्टा H। सब कुछ आपको गिवन है, केवल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट का आपने ध्यान रखना है। तो जो 5 मिनट है उनको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही रह देना ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ सेंटीमीटर में, सीधे आंसर आ जाएगा। और आंसर अभी क्या है, पहला ऑप्शन आ गया है ए आपका 0.004। क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, समय कम है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आप, फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ याद करने ना, क्यू बराबर किया से करना है, क्यू बराबर किया। A soil mass has coefficients of horizontal and vertical permeability as 9 into 10 is to power minus 7 centimeter per second and 4 ट्रांसफॉर्म्ड। के इक्विवेलेंट निकालना है तो अंडर रूट में के एक्स इंटू के वाई होता है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 10 इज टू पावर -7 बाहर आ जाएगा, और 9 का 3 और 4 का 2, 3 दूनी 6, 6, ठीक है। तो 6 इंटू 10 इज टू पावर -7, ठीक है। कैलकुलेशन सही कर दी देखो मैंने इस बार डायरेक्ट, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जरा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस सवाल को करो। हाँ तालियां, बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए ठीक है।
द रेशो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन। के हॉरिजॉन्टल और के वर्टिकल का रेशो आपसे पूछा हुआ है ऑफ 3 लेयर सॉइल डिपॉजिट विथ थिकनेस रेशो 1:2:3। जब कभी भी ऐसा सवाल आया करे ना तो सीधे सीधे यही डेटा मान लिया करो, कुछ और मानने की जरूरत नहीं। इसको मान लो 1 मीटर, इसको मान लो 2 मीटर और इसको मान लो 3 मीटर। जब कभी भी रेशो आए यही मान लो। और इनकी अलग अलग परमेबिलिटी तो दी नहीं है, इनकी परमेबिलिटी तो अलग अलग दी नहीं है, तो सबकी 1 मान लेंगे क्या? ठीक है, तो सबकी सेम परमेबिलिटी मान लो। सबकी परमेबिलिटी क्या मान लो? सेम मान लो, 1 1 1 1 1। याद कर लिया? ये वाला याद कर लो तो और बढ़िया है। नहीं दे तो रखा है यार, दे रखा है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी दी हुई है ना अगली लाइन में। ज्यादा तारीफ कर ली मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये पढ़ा ही नहीं मैंने। द परमेबिलिटी ऑफ सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड द परमेबिलिटी ऑफ थर्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो द परमेबिलिटी ऑफ सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो पहले की परमेबिलिटी 1 मान लो, तो दूसरे की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। द परमेबिलिटी ऑफ थर्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड, तो इसकी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो दी हुई है परमेबिलिटीज। ठीक है भाई, ये हो गया, ये डेटा आपको गिवन है। ठीक है, तो बस यही तरीका है जल्दी से करने का। चलिए, तो के हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा आपके पास? K1H1 सीधे सीधे आप तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 और 3 × 4 12 अपॉन इनका क्या कर दो समेशन, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है भैया, ये आ जाएगा आपके पास। इसको कर लेना आप जितना भी आ रहा हो। कितना आ रहा है ये? चलो 12 और 4 16 और 1 17, 17/6 आ जाएगा। अब के वर्टिकल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 1/K वर्टिकल बराबर H1/K1, तो 1/1 प्लस H2 अपॉन K2, तो 2/2 प्लस H3 अपॉन K3। यहां पर समझ जाएगा 3/4 होगा, 3/4। तो 2/2 ये भी 1 और 1 2, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/4। तो के भी क्या हो जाएगा? 4/11 हो जाएगा, उल्टा 4/11। देखो मैं कर रहा हूं गड़बड़। ये तो सही है। कितना आ गया था ये आपका? आ गया 4/11। ऐसे रहने देता हूं। यहां आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेफ्ट साइड में यहां पर होता था सिग्मा एच अपॉन ए, तो सिग्मा एच इसको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो रहेगा 3 और 2 5, ये हो जाएगा 6/KB। ठीक है, 6/KB। और ये हो जाएगा 11/4। तो यहां से जो KB निकल कर आएगा आपके पास, जगह कम पड़ रही है मुझे, चलो यहां खिसका देते हैं ऐसे। तो यहां से जो KB निकल कर आएगा 4×6 = 24/11। अभी सही है 24/11। अब इससे आगे का कर लेना यार आप लोग। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा ले यार, ऑब्जेक्टिव में तो बड़ी गलत बात है। और ये भी नहीं तो 24 ऊपर होता 6 से कट जाता। अब किया है तो इसे पूरे ही करूंगा। 17×11 डिवाइडेड बाई 6×24, 1.298, 1.298। लेकिन अभी आंसर हमें इस फॉर्म में भी नहीं देना है,
हमें 1:2 के रेशो में देना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, ये सब इन्होंने याद कर रखा है ना, तो इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 1/1.298 बराबर 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 1.298 0.77, तो फाइनल आंसर होगा के हॉरिजॉन्टल इज टू के वर्टिकल बराबर 1:0.77, ये होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे हम फाइनली। ठीक है, जैसे करना चाहो, समझ में आ गया ना, है तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना भैया, 1:0.77, 187 बटे धारा 144, मुरादाबाद में तो लग गई है धारा 144, रात के 10 बजे के बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते, दोबारा से लॉकडाउन कर्फ्यू। अरे मजाक कर रहे हैं पांडे जी, सीरियस मत हुआ कीजिए। ठीक है, क्लास बेटा 9 बजे तक, 7:30 पे स्टार्ट हुई थी ना, तो 9 बजे तक। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एक क्वेश्चन ये रट लीजिए और एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके रट लेना। एक सवाल ये पूछता है कि अगर इसकी थिकनेस h है, इसकी थिकनेस 2h है और इसकी थिकनेस 4h है, इसकी परमेबिलिटी k है, इसकी 2k है और इसकी 4k है, मतलब लेयर की थिकनेस भी डबल हो रही है और परमेबिलिटी डबल हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन निकाल के इसका आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेना, इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसका भी आंसर आप रट लें तो अच्छा है, इसका आंसर भी आप रट लें तो अच्छा है। ठीक है, आजकल लोग 10 बजे के बाद ही तो निकलते हैं, दिल्ली वगैरह में बाहर जाओ तो देखो आप, बहुत से लोग फालतू लोग, मतलब बहुत से लोग काम से भी निकलते हैं, काफी लोग फालतू घूमने उमने के लिए भी 10 बजे के बाद ही निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो H2 होता है वो H1 H3 का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो पहले तो सवाल तो पढ़ लें, सवाल क्या है, सवाल ये है कि इफ ड्यूरिंग अ परमेबिलिटी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल विद अ फॉलिंग हेड permeability, if during a permeability test on a soil sample with a falling head permeameter equal time intervals are noted from drop of head from H1 to H2, तो ये आपके पास H1 था, H1 से गए H2 और H2 से गए H3, तो कह रहा है यहां से यहां तक भी क्या लगता है आपके पास T1 टाइम लगता है, और यहां से यहां तक भी जो टाइम लगता है वो T2 लगता है। ठीक है, T1 T2, तो H1 H2 और H3 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था हमारे पास परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.303 AL अपॉन AT लॉग ऑफ H1 अपॉन H2। ठीक है, यहां पर रहेगा ये T1, फिर रहेगा 2.303 AL अपॉन A, टाइम भी सेम है ना, टाइम भी सेम है, तो AT इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास H2 अपॉन H3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां पर सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ H1 अपॉन H2 बराबर लॉग ऑफ H2 अपॉन H3। अब लॉग आप हटाएंगे, जब लॉग हटाएंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसको आप हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा H1 अपॉन H2 बराबर H2 अपॉन H3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, H2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा H1 H3। तो याद करने का तरीका हो गया, याद करने का तरीका आप कर सकते हैं कि जो H2 होगा वो H1 H3 का ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
अरे कल वो आए थे ट्रांसमिसिविटी ट्रांसमिसिटी वाले वाले भैया आए हैं क्या? ट्रांसमिसिविटी की डायमेंशन पूछे थे, आए हैं क्या? आज कल आए थे। सर राजस्थान जेई में 96 मार्क्स, चांस पूरा चांस है 120 में 96 तो बढ़िया नंबर है। An aquifer confined at the top and at the bottom by impermeable layers is stratified into 3 layers. Top layer, middle thickness दे रखी है, permeable. The transmissivity मीटर स्क्वायर पर डे में, तो क्या करेंगे, सबका समीशन मल्टीप्लाई करके समीशन कर दो, ठीक है। तो 260 आ गया क्या आंसर? ठीक है 260। अगला सवाल, धन्यवाद रिपुंजय जी, पर फाइनल सिलेक्शन लीजिए और फिर बताइएगा, ठीक है। बाकी 96 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं 120 में से, ठीक है। Radius of influence R can be related to drawdown in a wall S and coefficient of permeability K। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा R बराबर 3000 S अंडर रूट के। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आपको बताई गई थी कि कुएं से पानी जब बाहर निकालेंगे तो जितनी डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जिस डिस्टेंस के बाद में वाटर टेबल कांस्टेंट हो जाएगी, वाटर टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस R बराबर 3000 S अंडर रूट के, जहां के क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, परमेबिलिटी। क्लास के एंड तक आते आते ना दिमाग की बैंड बच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? क्या हुआ आवाज को? आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज में कुछ गड़बड़ है? परमेबिलिटी, क्लास के एंड तक आते आते ना सही तो आ रही है आवाज? इन पंपिंग आउट है द ड्रॉ डाउन इज 5 मीटर, तो ड्रॉ डाउन आपको दे रखा है S इज इक्वल्स टू 5 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10 इज टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द सिंपल सेम फॉर्मूले पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो इतनी आसान है, मैं भी कर लूंगा। 10 की घात -2 जाएगा, 2 जीरो 150 आ जाएगा, 5 से 15 150 मीटर, क्या बात है। ऐसी कैलकुलेशन आनी चाहिए यार क्वेश्चन में। मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन दे देते हैं मास्टर को फंसाने के लिए। चलो अगला सवाल, ये सब चैप्टर नहीं समझता है मुझे, ये चैप्टर तुम्हें समझ के क्या करेगा, तुम चैप्टर को समझो। आप चैप्टर को समझो। हाँ इतने रहता है अप्रोक्सीमेटली, नहीं गिवन होता है तो 300 मीटर भी ले लेते हैं। द ट्रांसमिसिबिलिटी गामा, अब यहां पर ध्यान दो, वैसे ट्रांसमिसिबिलिटी को हम लोग गामा से टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ट्रांसमिसिबिलिटी को गामा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और थिकनेस को टी से। तो अभी हमने पढ़ा था टी बराबर के एच, लेकिन यहां पर क्या है, टी को रिप्रेजेंट क्या है गामा से और एच को रिप्रेजेंट क्या है टी से, तो गामा बराबर के टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, गामा अपॉन के, गामा अपॉन के, तो बी ऑप्शन। बस यहां पर थोड़ा सा उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। डिंपल जी गलत आंसर दे दिया आपने, ए लिख दिया, बी होगा ना, बी होगा ना, ए नहीं होगा ना।
है ना, सही लिखा है ना, टी बराबर के एच होता है, टी को गामा से लिखा है, एच को टी से, तो गामा बराबर के टी, तो टी बराबर गामा अपॉन के, बी होगा आंसर, ठीक है, बी। अगला सवाल, ए हो तो दोबारा चेक करो, बिल्कुल सही बात। अभी तो सॉइल आगे चलेगा, अभी तो सॉइल आगे चलेगा, आज कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा, कंसोलिडेशन अगली क्लास में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर एंड फाउंडेशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे, आज परमेबिलिटी तक ही हो पाया, तो अगली क्लास भी अभी सॉइल की चलेगी। इफ द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड, ठीक है, तो 10 mm पर सेकेंड, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, एक नंबर लाइन बना लो, अगर 10 mm पर सेकेंड से ज्यादा होता था तो ग्रेवल, ठीक है, और यहां ये होता था 10⁻⁻2 से, ये आपके पास ग्रेवल के लिए था, 10⁻2 से 10 mm के बीच में अगर है तो आपका क्या होता था, सैंड होता था, ठीक है, कोर्स और मीडियम सैंड, कोर्स और मीडियम सैंड। 10⁻⁻2 को फिर 10⁻2 से डिवाइड करो, तो ये रहेगा 10⁻⁻4, तो ये आपके पास हो जाता था फाइन सैंड लूज सिल्ट, मतलब इतना भी करोगे तो इससे रहेगा, ठीक है, इतना भी रहेगा। और अगर 10⁻⁻5 से कम होता है, ठीक है, तो आपके पास क्ले हो जाता है, ठीक है, किल, तो आंसर इज सैंड। याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो दो वैल्यू तो याद रखो, ये 10 mm रख लो, 10⁻⁻2 रख लो, इधर 10⁻5, आंसर इज सैंड। अगला सवाल, अमन साहू, वैसे भी कंसल्टेशन इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्या बात है, क्या बात है। पता ये होता था हम लोग भी पहले ना, मतलब जब बहुत ज्यादा स्टडी में हो जाते थे तो जोक बोलते थे ना, जैसे फिजिक्स पढ़ते थे, आईआईटी जेई के टाइम पर ज्यादा होता था, जब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, हमारे जो जोक्स होते थे उनमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री झलकने लगती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ईएससी के एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं है, एज लिमिट है, अटेम्प्ट नहीं है, एज लिमिट है। जनरल की एज लिमिट शायद 32 है। डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ अ सॉइल इज इतना, सीपेज वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी को क्या कर देंगे, पोरोसिटी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट इज, तो देखो पहला ऑप्शन तो ग्रेवल के लिए था, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, खत्म हो गया। 1 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और स्मॉलर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻5, अभी बताया था, ये वैल्यू याद रख लो, ये किले के लिए था, खत्म हो गया। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 10 mm, 1 से, अच्छा 1 से कम वाले के लिए, तो ये सैंड हो गया, ये सैंड हो गया। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ग्रेटर, तो ये 10 हो गया, 10 ग्रेवल के लिए था, तो ये हो गया ग्रेवल के लिए, तो आंसर क्या बचा, डी बचा, आंसर क्या बचा, डी, ठीक है, आंसर क्या बचा, डी बचा। तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, हाँ, ए ऑप्शन सैंड के लिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, बड़ी लिमिट पहले दे दी, छोटी लिमिट बाद में कर दी, तो ये ए ऑप्शन सैंड के लिए हो जाएगा। और ये वाला जो है 1 सेंट एंड ग्रेटर, ये ग्रेवल के लिए हो जाएगा, और ये आपका किले के लिए हो जाएगा। तो कई बार केवल जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनको याद करने से भी एलिमिनेशन हो जाता है,
कि अगर इससे कम है तो क्ले ले लेंगे, और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड या 10 mm पर सेकंड से ज़्यादा है तो ग्रेवल ले लेंगे। तो ऐसे भी सवाल हो जाता है अगर हमें कंप्लीटली याद नहीं है तब भी, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन और उसके आगे के लिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू शैलेंद्र जी। बस यार ये आप अच्छी अच्छी बातें ना ऑफलाइन कमेंट में भी किया करो, ऑफलाइन कमेंट में भी लिखा करो ताकि बाकी लोग भी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अपन एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं है, आपके लाइक्स आपके कमेंट्स यही हमारी ब्रांडिंग है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे लाइक करोगे उनसे दूसरे बच्चे जो हैं वो वीडियोस को जज कर पाते हैं कि अच्छा इस पर इतने कमेंट हो रखे हैं, इतने लाइक्स हो रखे हैं तो कुछ अच्छा पढ़ाया होगा, है ना इस तरह से। बाकी यहाँ पर तो आप लाइव आते हो, यही बहुत बड़ी बात है आपका लाइव आना। अगर आप लाइव आ गए तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर आप लाइव आ गए तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत ही नहीं, आप लाइव आ रहे हो यही अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, बाकी मैं ये भी सोचा हूं कि अब हफ्ते में एक दिन टेस्ट भी रहा करेगा। हफ्ते में एक दिन टेस्ट का मतलब ये होगा कि मैं नहीं बोलूंगा, आप आंसर करेंगे और अपने लिए करेंगे। आपके लिए मैं ये करने वाला हूं कि अब जो आगे से रहेगा वो ये रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। कल इसी के आगे सॉइल, अच्छा आपका बताऊंगा कल की, कल संडे है ना, संडे का तो देखो आपका ऑफ ही रहा करेगा, एक दिन तो आपका ऑफ रहेगा। इस ऑफ में आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। मतलब जो पिछले 6 डेज में पढ़ा है, देखो पर डे यहां पे आगे समझो, 1 डे 1 सब्जेक्ट तो कर ही रहे हैं। जैसे अभी आपने क्या कर लिया, सोम कर लिया, आपने स्ट्रक्चर कर लिया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, और आपका सॉइल हो गया हाफ। तो आपने अभी जितना भी पढ़ा है संडे के दिन इस सारे का रिवीजन करो। संडे को क्या करो, सारे का रिवीजन करो। रिवाइज क्या करना है आपने, समझो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। रिवाइज क्या करना है, मैंने आपको बोला है कि आप अपनी एक नोटबुक बनाओगे और इस नोटबुक में आप क्या करोगे, जो भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जो भी टेबल बनाई है, यानी कि उन 6 डेज में आपने जो भी 6 डेज में जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी आपने 6 डेज में डेटा कलेक्ट किया है, बल्कि इसको 6 डेज भी नहीं करूंगा मैं, इसको करने वाला हूं आपका 5 डेज क्यूआरपी, 1 डे टेस्ट, 1 डे टेस्ट। और ये टेस्ट रहा करेगा मे बी मंडे को, ठीक है, मंडे को टेस्ट हुआ करेगा। देखो क्या रहेगा आपका ट्यूसडे से सैटरडे तक, ट्यूसडे से सैटरडे तक आपका रहेगा क्यूआरपी। संडे को आपको टाइम मिलेगा रिवीजन का, जो भी आपने 5 दिन में पढ़ा है, जो भी ट्यूसडे से सैटरडे तक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे, ठीक है। जैसे 5 सब्जेक्ट हो गए, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, कुछ थे, उनको आपने संडे में रिवाइज करना है। और संडे को जब रिवाइज कर लोगे तो मंडे को दोगे टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बल्कि हो सकता है इस टेस्ट में मैं आपको वही क्वेश्चन दोबारा से दे दूं जो क्वेश्चन इन 5 दिनों में मैंने आपको करवाए। और इस टेस्ट में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, केवल बस यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन चलते रहेंगे और आपने उनको रियल लाइक एग्जाम की तरह करना है। अब उसमें ईमानदारी आप कितनी, और आप यहां पे आंसर लिखोगे कि भी नहीं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करते जाओगे। 50 क्वेश्चन जैसे रहेंगे आपके पास कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आप पहले से ही 1 2 3 4 5 इस तरीके से मार्क कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में ना लिखकर आप अपनी कॉपी पर ही पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी लिखते रहेंगे। एंड में आपको आंसर की दी जाएगी, उस आंसर की से आप मैच करोगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और दूसरी बात, इसमें आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है भाई, अपने हिस्से की ईमानदारी है, कैलकुलेटर आप लोग यूज नहीं करेंगे। मैं जो टाइम दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से दूंगा। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में होना चाहिए तो उसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे,
और कोई न्यूमेरिकल लग रहा है कि वो 1 मिनट से पहले नहीं हो पाएगा तो उसमें आपको 1 मिनट मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे 10 सेकेंड, तो उनको 10 सेकेंड मिलेगा। मतलब जो एग्जाम में हमें टाइम लगना चाहिए किसी सवाल को करने के लिए उस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा दिया है आपको, कल उसका पूरा रिवीजन करो और मंडे को आपका टेस्ट। तो सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, और अभी तक जो हमने सॉइल पढ़ लिया, मंडे को उसका टेस्ट होगा और कल आप पूरा रिवाइज करके आओ, कल आप उसका सारे का रिवाइज करो। ठीक है, बढ़िया रहेगा, ये सही है, इस तरीके से अच्छी स्ट्रेटजी है, इसी को करते हैं। ठीक है, इसी को करते हैं, क्योंकि देखो पढ़ते समय आपने सबने हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन पढ़े हुए को रिटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। पढ़ तो हम लोग लेते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते, उसको याद नहीं रख पाते। याद करना जो है वो ज्यादा जरूरी, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे। मैं ही भूल जाता हूं। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए। थैंक यू मैसी जी। इस क्लास का टाइम 7:30 रहेगा, 7:30 to 9। अब जो टाइम रहा करेगा 7:30 से 9 रहा करेगा। ठीक है, अच्छा ईएससी की पीडीएफ नहीं दी यार, अरे कैसे रह गई। चलो अभी अभी सेंड कर दूंगा। मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट। शुभम कुशवाहा, यही तरीका बेटा सारे सब्जेक्ट एक साथ करने का। अब जैसे मंडे को टेस्ट दोगे तो 4-5 सब्जेक्ट का दोगे ना। संदीप ठीक है, आपको हाइड्रोलिक मशीन की पीडीएफ में दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है।